कहीं भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है। बताइए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन So the kind of development we need of current situation and not compromising the future generations also. एक्सीलेंट, थैंक यू। और बताइए। यस। 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 बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। और बताइए। यस। ठीक है। और बताइए। यस। करेक्ट। और बोलिए, कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। देखो, बोलने से आपकी वो झिझक खुलेगी, तो इसका फायदा आपको रिटर्न में लिखने, आप लिखोगे तब भी होगा। मतलब बोलोगे तो आपको चीज़ में माइंड में फिट बैठ जाएगी चीज़ें। या आप एक्सपीरियंस करना, जो चीज़ या किसी ने बोली ना वो बिल्कुल याद हो जाएगी उसको। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, आने वाली पीढ़ी की ये की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास कह रही है। इसको हिंदी में सतत भी कहते हैं, संपोषणीय भी कहते हैं, संधारणीय भी कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हिंदी में कई मीनिंग है इसका। ठीक है। तो हमें देखो, तो विकास के ऐसा कॉन्सेप्ट है ना ये, या आप कोई भी जैसे आप यूज कर रहे हो, जैसे वाटर रिसोर्सेज है। आप वाटर रिसोर्सेज का यूज करते हो, तो आपको वाटर रिसोर्सेज को ये नहीं कि आप बर्बाद, लोगों का ये आदत होगी ना, आप देखते हो कई लोग क्या मोटर चला के छोड़ देते हैं गांव में, वो चलती रहती है, तो उससे देखो एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है और पानी भी वेस्टेज होता है। तो ये गलत है ना। तो ये कि अगर आपको आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आपको जल को बचा के रखना है, वाटर को कंजर्व करना है, तो आपको उसी जितनी नीड है उतनी यूज करना होगा ना। ये नहीं कि आपके पास पैसा, लोगों को लगता है कि यार हमारे पास तो पैसा है, हम तो कितना भी बर्बाद कर सकते हैं, पर गलत है ना ये। जैसे आप शादियों में देखो, मुझे सबसे बड़ा दुख तो होता है जो शादियों में, जो मैरिज में ये फूड वगैरह वेस्टेज होता है ना, बताओ कितना वेस्टेज होता है। लोग जाएंगे, अब आदमी यार घर रहता है, कितनी चीज़ें खा पाता है, दो तीन चीज़ें खा सकते हो ना आप। शादी में जाएंगे लोग, कितना भर लेते हैं, जूस पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। आप कोई इंसान जूस और कॉफ़ी साथ साथ पी सकता है कि घर पे? और कल फिर शादी में पेट खराब होता है, क्या फायदा? तो यार कम से कम जितना लो उतना ही खाओ, जितना खाओ उतना ही लो ना, बर्बाद क्यों करते हो? मतलब तो सबसे बड़ा, लोगों को लगता है यार हमारे पास तो पैसा है, क्या फर्क पड़ता है, शादी में आए हम तो मेहमान हैं, तो हम तो बर्बाद करेंगे। यार कितना मुश्किल होता है यार चीज़ें। मतलब देखो, एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है, सीधी सीधी बात ये है। और फिर भी यही कहते हैं अरे क्या ही किया है, ऐसी कमियां, मतलब फिर मेरे एक तो बर्बादी की कमियां निकालते हैं। मतलब तो ये कितनी गलत चीज़ है। मतलब तो देखो, आपको सुधार हर जगह करना होगा। मतलब हर जगह, घर में भी आप खाना बनाते हो तो वो वेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। सब्जी बनती है, आपने खा लिया, वो फेंको मत। मतलब तो आप उतना ही बनाओ ना जितना, क्योंकि यार संसाधनों की तो बर्बादी हो रही है ना। आप 1 किलो चावल भी बर्बाद करते हो, कितने वाटर चाहिए उसके लिए, पता है ना आपको? वेजिटेबल बर्बाद कर रहे हो यार, उस वेजिटेबल के प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी लगी है, आप तक वो पहुंचने में कितना पैसा लगा है, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसके डीजल पेट्रोल किस व्हीकल से आई है, फिर आप यूज कर रहे हो, उसमें ऑयल यूज कर रहे हो, तो कितना वेस्टेज ऑफ मनी है। मतलब अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो
लोगों को लगता है यार ठीक है, नहीं आने वाली पीढ़ियाँ क्या क्या कहेगी कि यार हमारे आने वाली पुरानी पीढ़ी ने क्या ही किया है, मतलब बताइए। तो ये देखो, आप लोग अधिकारी बनिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया को सुधार, लेकिन जहाँ भी रहो एक अच्छा वर्क तो कर ही सकते हो। इन चीज़ों में फोकस रखिएगा प्लीज़। क्योंकि कुछ लोग अच्छा करेंगे तभी तो देश चलेगा ना यार। देखो, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकता है उनसे कोई समझौता किए बिना। तो सीधी सीधी बात यह है, सिंपल वर्ड में, आपको जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी फुलफिल करनी है, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। मतलब तो क्लियर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। गुड। एक 1 मिनट। तो देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली डेफिनेशन कहाँ दी गई थी, किसने दी थी बताइए? क्या क्या? यस। देखो, ये ब्रूटलैंड कमीशन था। ये क्या हो, चल नहीं रहा है क्या? ये ब्रूटलैंड कमीशन था ना, ये ब्रूटलैंड कमीशन, ये इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में, उसमें दी गई थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। तो देखो, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये मांग करता है कि एक मतलब आपके जो इसको इंक्लूसिव सस्टेनेबल रिजिलियंट फ्यूचर फॉर मतलब पीपल और प्लेनेट, ताकि देखो सबको मतलब ये इंक्लूसिव भी है, सस्टेनेबल भी है, और रिजिलियंट फ्यूचर मतलब आरामदायक होता है ना। रिजिलियंट मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए वो चीज़ आराम से उनकी जो पूर्ति है वो पूरी होती रहे, मतलब। क्या मीनिंग है इसका, बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस बताइए। ठीक है, एक तो समावेशी होना चाहिए, सस्टेनेबल हो गया, और रेजिलियंट मतलब लचीलापन, या मतलब आराम से जो चीज़ आरामदायक फ्यूचर टाइप। रेजिलियंट में प्रतिरोध मतलब थोड़ा लचीलापन होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ये पढ़ ही लिया आपने डेफिनेशन, आगे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, बताओ क्या क्यों है आवश्यकता, बताइए। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए आराम से। हाँ, और बताइए। यस। यस। ठीक है। देखो, ये कुछ कारण हैं। देखो, आपके सबसे पहले तो और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अति दोहन किया जा रहा है ना। आप बताइए,
आपके आसपास कोई एग्जांपल दीजिए लोकल लेवल पे कि आपको लगता है कि यार उसका अति दोहन किया गया और ख़त्म हो गया। बताइए लोकल लेवल पे कोई भी एग्जांपल दीजिए, मतलब आप बताइए जो आपने फील किया है, मतलब कि वो पहले वो संसाधन थे या कोई भी वो और वो समाप्त हो गए हैं, बताओ। या कोई भी पक्षी है, कोई भी कुछ भी, मतलब जो आपको लगे आपके लोकल। नहीं, वो लोग वल्चर तो पूरे भारत में खत्म हो गए, वो सबको पता है। इसके अलावा लोकल लेवल को कोई एग्जांपल दीजिए, पढ़ा हुआ नहीं, व्यवहारिक जो आपने देखा है, किताबी नहीं। हाँ बोलिए। हाँ यस बिल्कुल बिल्कुल यस। अब उस पर कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, कितने जीव जंतु है, वो खा नहीं दिखते होंगे ना आप लोगों को। यस एक्सेल। और बताइए। और सब जैसे कि मैंने इससे किया ना वहाँ से बस जाते हैं तो एक टाइम ना बहुत मतलब ऐसे जैसे कि खाने बस सिर्फ पानी आ रहा है अच्छा खासा यस अब ऊपर बनने लगे जैसे जैसे पानी खत्म होते गया है यस तो कम हो गया है और और भी लोग सफर कर रहे हैं यस तो कैसे उसको की कमी लोकल यस लेवल पे। एक्सीलेंट एग्जाम्पल। और बताइए। सर हमारे एरिया में काफ़ी सारे लेक्स हैं और पानी की सेहत भी काफ़ी सही है बट अभी ग्राउंड वाटर लेवल का काफ़ी डिप्रेशन हो गया है इस सिनेरियो में और जिनके पास अब ऐसे मोटर्स है बट नहीं पानी दे पा रहे हैं या फिर कहीं से पानी कोई लेके नहीं पा रहा है यस हमारे तरफ से। गुड एक्सीलेंट एग्जाम्पल। और बताइए। सर हमारे इधर वो ताड़ के पत्ते होते हैं ना तेंदुए के हाँ यस 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 वो ज़्यादातर वैसे समाप्त हो गए सर बहुत। बिल्कुल एक्से। और बताइए। सर जैसे अपने यहाँ की तरफ डॉक्टर होते हैं ना यस मतलब वहाँ पे तो गाँव की महिलाएं होती थी ना वो पहले काफ़ी मतलब बनाते थे यस हम लोग साथ बनाते थे ना हमारे भी तो ऐसे वाले टाइम में ना थोड़ा सा हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है केसेस का। यस वो धोखे पेड़ पूरी तरह खत्म हो गए ना। यस सर पूरी तरह खत्म हो गया है। यस धोखा पेड़ होता है ना, मतलब जंगल में बड़ा अच्छा पेड़ होता है, इसकी लकड़ी वकड़ी यूज की जाती है, मतलब आपके कुछ भी आप। सागवान अलग है, धोखा पेड़ अलग है। मैं आपको पिक शेयर करूंगा, धोखा पेड़ अलग है, सागवान अलग है। एक मिनट मैं शेयर पे भी, आप क्या स्क्रीन दिख रही है ना आपको। दो ट्री है ये दो। एक मिनट इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं यार। नहीं सर धोखे पड़े थे रिश्ते पे पड़ा नहीं ढो काफी उसमें धोखे हैं। ढोकली DH धो, यही होगी ना इसकी स्पेलिंग। नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट ढो ट्रेड। ये इस टाइप का होता है धोखा पेड़, ये देखिए ना, दिख रहा है ना ये हेलो, ये दिख रहा है ना, ये पेड़ दिख रहा है ना। ओके तब तो फिर दो, एक मिनट। बड़ी गर्मी पड़ी थी, बड़ी बारिश हो रही है, मैं तो गेट खोल के इधर मेरे रूम में बड़ी शानदार हवा चल रही है, बड़ी शानदार बारिश हो रही है। एक मिनट।
व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, वैसे देख लेना। हाँ ठीक है। तो अब और कोई एग्जांपल देना चाह रहा है, बताइए। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल। आप देखते हो पहले क्या है, वो चिड़िया होती थी ना आपके घरों में, जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो कितने अंडे देती थी, गर्मियों में रहती थी ना छोटी छोटी चिड़िया। अभी कहीं देखने को मिलती है क्या, किसी को बताओ। तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना। दूसरी पहले कौवे रहते थे, कितनी रहती थी यार संख्या, आजकल कौवा देखने को मिलता है किसी को। सर हमारे इधर तो काफी पता नहीं एमपी में तो खत्म हो गए, राजस्थान में तो मुझे तो नहीं, मतलब बहुत कम रह गए, पता नहीं क्या, मतलब पहले इतने थे ना, अब तो कहीं है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, मतलब नंबर डिक्रीज हो गए। एक मिनट, हवा चल रही है, बारिश बड़ी तेज बारिश आ रही है, बड़ी हवा चल रही है जबरदस्त वाली। दूसरा क्या, आप देखते होंगे ना पहले क्या होता था कि आपके छोटे छोटे तालाब और कितने सारे होते थे, आजकल लोगों ने अतिक्रमण कर लिया ना, उन पे इंक्रोचमेंट कर लिया, तो खत्म हो गए ना पूरी तरह, हो गए ना। हाँ। और पहले क्या होता था कि आप देखते होंगे जो ये आपके ये खेत रहते थे, उनमें क्या मेड़ होती थी ना, वो दीवार टाइप, उसमें कितने जीव जंतु, कितनी बायोडाइवर्सिटी रहती थी, स्नेक है। तो अब आजकल वो बिल्कुल टोटली फिनिश हो गई ना, लोगों ने उसको काट काट के मतलब बिल्कुल छोटी सी मेड़ कर दी ना। मेड़ समझते हो ना, एम्बैंकमेंट टाइप का दीवार होती है दो खेतों के बीच, दो। हाँ यस, तो उनमें कितनी बायोडाइवर्सिटी रहती थी गांव की, मतलब मतलब जो गांव के जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते थे वो आसपास ही रहते थे ना। अब वो खा, अब यार जीव जंतु खा रहेंगे, खेतों में ही रहेंगे। आपने मेड़ भी हटा दी, खेत को बिल्कुल जोत भी रहे हो, तो आप तो कैसे रहेंगे, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो ही गई ना। हाँ मतलब सभी जानवर कम हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। पहला तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो समझ आएगी आपके, जैसे जल का आप दोहन कर रहे हो तो पानी का वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो टेबल डाउन होता जा रहा है ना। ठीक, तब एक तो ये हो गया। दूसरा है आपके जो फिश वगैरह है, देखो आप देखोगे तटीय क्षेत्र में जो कोस्टल एरिया उनमें फिश है, जो बिल्कुल तट के आसपास, तो वो खत्म हो चुकी है ना। अब आपको जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको गहरे समुद्र में जाना होता है ना फिश के लिए। अगर हम इसी तरीके से वो करते रहे एक्सप्लॉइटेशन, फिश तो खत्म हो जाएगी आने वाले समय में, फिश तो पूरी खत्म हो जाएगी ना। ये हो गया आपका। अभी क्या वर्तमान में दुनिया की जो 60% जो वर्ल्ड मेरीन रिसोर्स है वो खत्म हो चुके हैं। अगला जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से आप देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स है जैसे साइक्लोन बढ़ रहे हैं, और जैसे कोरल रीफ को नुकसान हो रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव है ना। अगला पॉइंट है राइजिंग सी लेवल। आपका जो समुद्री जल स्तर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। जो आपकी जो वो आइस पिघल रही है ना, मेल्ट हो रही है, तो उस वजह से आपका जो समुद्र का लेवल वो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से आने वाले समय कोस्टल एरिया वो डूब सकते हैं ना, और जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको रिस्क है। अगला है आपकी, देखो ये मतलब ये फर्टिलाइजर का इनका ज़्यादा यूज करने से क्या हो रहा है ना, आपकी जो कई सारी ज़मीन है, तो लैंड है ख़राब हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि फर्टिलाइजर और केमिकल का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोग, तो प्रोडक्शन ही नहीं, और आने वाले समय वो ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, हम क्या डबल प्रोडक्शन के चक्कर में पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं, तभी तो ये आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया है। अगला है आपकी जो 2025 तक जो वर्ल्ड की टू थर्ड पॉपुलेशन है वाटर स्केयर और वाटर स्ट्रेस्ड, मतलब जहाँ वाटर की कमी है या मतलब जो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम उन इलाकों में रहेगी। तो जल देखो, हम राजस्थान में जयपुर रहते थे, वहाँ पानी कई बार तो दो दो दिन में एक एक बार आता था, तो बड़ी समस्या होती थी पानी की मतलब। तो जल एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है, जल है, भूमि है, अगर इनका आप दुरुपयोग करोगे तो खत्म होगी आने वाली पीढ़ी के लिए, कैसे हो पाएगा बताओ। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। द कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुख्य कोर मतलब केंद्रीय तत्व क्या क्या है मतलब इसकी। तो इसमें तीन जो कोर इसके एलिमेंट, 3 एलिमेंट हैं इसके कोर। तो पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा सोशल इंक्लूशन, सामाजिक समावेशन। क्या होता है सोशल इंक्लूशन, बताइए। या जो भी आपका डेवलपमेंट है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, मतलब सभी वर्ग है ना, ये सभी क्षेत्र है, जैसे ग्रामीण है, चाहे रूरल है, चाहे अर्बन एरिया है, या चाहे आप इकोनॉमिक के प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो आपको जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, तो उसको जो सरकार जो ग्रोथ हो रही है उसमें सबका विकास हो, मतलब सोशल इंक्लूशन होता है, सामाजिक समावेशन, जो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस उसमें सब शामिल हो। ये नहीं कि आप 10% लोगों की आय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 90% को तो खाना ही नहीं मिल रहा। ऐसा डेवलपमेंट यूजफुल है देश के लिए, बताइए बताइए। हाँ सर, ठीक है, देखो, इट इज क्रूशियल टू हार्मोनाइज देम। हार्मोनाइज का मीनिंग क्या होता है, मेल या मिलना है, मतलब ये तीनों को मेल से ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। मान लो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, बट आप सोशल इंक्लूशन नहीं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मान सकते हो आप। तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप तीनों तत्व आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड होंगे। आपके इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, सोशल इंक्लूशन भी होगा और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक डैम बना रहे हो, ठीक है, डैम बना रहे हो तो आपकी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो तो हो गया आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब। और सोशल इंक्लूशन कैसे होगा उससे ये बताइए। जैसे सोशल इंक्लूशन का मतलब ये है कि जब भी क्या नाम है आपने उसमें कई लोग उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन होगा कई लोगों का, तो उनको देखो अच्छी जगह बस उनके लिए रहने की व्यवस्था करो, उनको रोजगार के अवसर प्रोवाइड करो, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करो, हेल्थ की व्यवस्था करो, और उनको सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह मिले, तो वो भी मतलब आपने उनको उनके घर को बर्बाद कर दिया आर्थिक वृद्धि के लिए, बट उनको भी तो मेन स्ट्रीम में लाना होगा ना आप लोगों को। आई समझ में बात। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे होगा उसमें बताइए। जैसे आपने बांध बनाया है, तो बांध बनाने में कई सारे वन है वो बर्बाद हुए ना, जो डूब एरिया में जब पेड़ पौधे आए तो उसके लिए क्या करोगे मुझे बताओ। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है कैसे करोगे आप बताओ। बताइए, बोलिए कुछ। देखो जो एरिया बर्बाद हुआ उसकी जगह मैं दूसरे क्षेत्र में दूसरे एरिया में वन डेवलप कर सकते हैं ना। वो कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन, वो स्कीम यही तो है ना कि जहाँ भी आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में वनों को नुकसान हो रहा है,
तो फिर आप दूसरी जगह 1 लगाइए। यही है ना। तो उससे जो भी एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करें। मतलब आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान होना चाहिए। तो तीनों जो कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीनों इसके कोर एलिमेंट है, तीनों इंक्लूड होने चाहिए। आपका एक तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, सोशल इंक्लूजन मतलब सामाजिक समावेशन, और एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय संरक्षण। और इनमें तीनों में हार्मोनाइज मतलब तीनों को इक्वल संगत होना चाहिए। नहीं कि एक आप ग्रोथ हो रही है पर ये दोनों नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो तीनों में इक्वल लेवल पर रखोगे तभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाएगा। मतलब ठीक है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, संपोषणीय आर्थिक वृद्धि, अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब संपोषणीय आजीविका प्राप्त करना, और लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना, और एप्रोप्रिएट तकनीक आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी पक्ष ठीक है। आगे बढ़े। अब है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या होती है एनवायरमेंट, क्या समझते हो आप इससे? सस्टेनेबिलिटी तो आप जानते हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? यस यस यस, एक्सीलेंट। और बताइए कोई। बोलिए, बताइए। यस ठीक है। देखो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपके प्राकृतिक जो नेचर है ना, प्रकृति है, उसका इस टाइप से यूज करो, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, मतलब हमेशा बना रहे रिसोर्सेज, मतलब और उनका प्रोटेक्शन इंश्योर होना चाहिए। इंश्योर करो उसका प्रोटेक्ट संरक्षण रहे, और उसका रेशनल यूज करना चाहिए, मतलब तार्किक यूज। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप फिश है, कोई तालाब में फिश है, तो यार आप पूरी फिशों को ही मतलब एक बार में मतलब पकड़ मतलब उनको यूज कर लोगे, और उनको पकड़ के या उनको एक बार डिमांड टेंडर किया, सभी फीस खत्म होगी तो आने वाले अगली साल क्या यूज मतलब कैसे वो, तो आपको उतना ही यूज करना है ताकि मतलब अगली साल के लिए वो बची रहे। मतलब कोई भी संसाधन हो मान लो, तो उनको इस टाइप से यूज करना है कि उनको प्रोटेक्शन भी करना है, यूज भी करना है, रेशनल तरीके से यूज करना है, मतलब ठीक है ना। ये नहीं उनको बस आपको कोई संसाधन मिल गए तो उनको यूज, मान लो आप गेहूँ का प्रोडक्शन करते हो तो सरकार उस हिसाब से यूज करती है ना कि यार ये नहीं कि बर्बाद कर दे, बेच दे, भी आगे के लिए भी रखना है, क्या पता कोई आपदा आ जाए, तो उस हिसाब से मतलब तो उसी तरह से एनवायरनमेंट को भी यूज करना है। अब मान लो पेड़ है, यार आप लकड़ी चाहिए, आपको कागज़ चाहिए, आपको चाहिए कि यार मैं इस लकड़ी को बेच दूँ, मुझे इनकम होगी, बट यार आप सभी पूरी लकड़ी बेच दोगे तो फिर आने वाले क्या बचेंगे लोगों के लिए, बताओ। इसके जो एस्पेक्ट सच है जो एनवायरनमेंट, देखो आपको इसके क्या क्या पहलू हैं। सबसे पहला तो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण, ठीक है। इसका पहला क्या है, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय संरक्षण। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जो सोर्स, उसमें आपको निवेश बढ़ाना, ठीक है।
अगला सेविंग वाटर, जल को बचाना, ठीक है। उससे अगला सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी। क्या होता है सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी, बताइए। सर सस्टेन जैसे हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वगैरह तो वो सस्टेन बनाने के लिए। यस करेक्ट। जैसे आप व्हीकल का यूज करते हो ना, पर्सनल व्हीकल का यूज करते हो, उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, जो आपके आने जाने में जो भी मतलब जो इधर में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको बचाओ, मतलब कैसे भी करके। जैसे आप घर से 2 मिनट के लिए पास ही जाना है आपको, 500 मीटर, उसके लिए भी आप स्कूटी लेके जा रहे हो, 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, जाकर आप नज़दीक जा रहे हो तो पैदल भी जा सकते हो, मतलब। तो ये है सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो आपकी जो गतिशीलता है, आप मान लो आपको 500 किलोमीटर जाना है, अरे यार 500 किलोमीटर जाना, खुद की कार ले जाने के लिए तो बढ़िया सरकार ने ट्रेन चला रखी है, फ्लाइट है, उससे जाओ ना, ठीक है। अगला इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या है बताइए कैसे, क्योंकि आपको जो आपके जो कंस्ट्रक्शन करना है ना आपकी बिल्डिंग का, उस टाइप से करना है कि आपकी जो एनर्जी वगैरह मतलब कम से कम यूज हो। दूसरा एक जो वाटर कंजर्वेशन है, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा सकते हो ना उसमें, ठीक है। ये जो सब फैक्टर है ना आपके लिए जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ना उसको प्राप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब है आपकी सोशल सस्टेनेबिलिटी। जो आपने जो 3 वो पढ़े थे ना, आपने 3 वो मेन पॉइंट, उन्हीं के बारे में ये सब। इसमें आपकी देखो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास होना चाहिए, कम्युनिटी है, कल्चर्स टू हेल्प अचीव ए रीजनेबल एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट क्वालिटी लाइफ। देखो सबको एक रीजनेबल और फेयरली, मतलब सबको एक क्वालिटी की लाइफ मिले, मतलब। और हेल्थ केयर, एजुकेशन है, क्या होता है सोशल सस्टेन। देखो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, पुरुष और महिला के साथ, कास्ट के आधार पे, लोगों पे, तो वो चीज़ें डेवलपमेंट पे लोगों का सबका बराबर विकास हो, और सभी कम्युनिटीज और सभी कल्चर को मतलब एक रीजनेबल और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी लाइफ मिले, मतलब, ठीक है। और आप सबको हेल्थ केयर और एजुकेशन की सुविधा मिले अक्रॉस द ग्लोब। तो ये होता है सामाजिक संपोषणीयता, ठीक है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, फोकसेस ऑन इक्वल ग्रोथ, मतलब बराबर वृद्धि पर ध्यान देना, दैट जनरेट वेल्थ, सबके लिए मतलब सबको, आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके हिस्सेदारी सबको मिले, मतलब लोगों के लिए रोजगार भी हो, लोगों के लिए अवसर भी क्रिएट हो, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब। बट ये क्या है, विदाउट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। आपके जो डेवलपमेंट प्रोसेस उसको एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब ध्यान रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा मिले, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी, जो आर्थिक संसाधन है उसको सभी को समान वितरण हो, मतलब। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड डायमेंशन, गरीबी है वो इसके सभी प्रकारों में, सभी, और इसके जो सभी पहलू है जितने, उनमें आपकी गरीबी खत्म हो जाए, मतलब इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड डायमेंशन, तो सभी पहलुओं में और सभी इसकी वो गरीबी खत्म, गरीबी नहीं रहनी चाहिए, चाहे कोई सब। तो समझ आया आपको इसका क्या, इसके कोर वैल्यू क्या क्या है सस्टेनेबल, बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या क्या है इसमें शामिल 3 कोर वैल्यू में।
बताइए। बताइए। बोलिए। हेलो। बोलिए। देखो तीन है इसमें, आर्थिक है, एक इकोनॉमिक है, सोशल है, एनवायरमेंटल है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए ना आपके। यस सर। यस सर। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ये है कि आपकी जो ग्रोथ है सस्टेनेबल होनी चाहिए, उसका सभी को फ़ायदा मिले और उससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, तो ये तो हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल इंक्लूशन ये है कि सोसाइटी के जो सभी वर्ग है, चाहे गांव का हो या शहर का हो, महिला हो पुरुष हो, सभी का विकास होना चाहिए। सभी को जो आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये पहले थी। उसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, जो भी बेसिक वो मिलनी चाहिए। अगला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अर्थ ये है कि आप ये जो आप डेवलपमेंट जो प्रोसेस अपना रहे हो ना, इसमें आपके एनवायरमेंट है वो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आपके जीव जंतु है, आपके पेड़ पौधे, ये भी बने रहे। तो सरकार ने इसके लिए जितने भी ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, नेशनल पार्क है, टाइगर सेंचुरी, ये क्यों बनाई है बताओ? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो बनाई है ना। वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों पढ़ रहे थे हम? वो पर्यावरणीय वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों पढ़ रहे थे? वो क्या पर्पज है उसका? उसका पर्पज यही है ना कि आप जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो कहीं, तो उससे आप वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग की भूमिका निभाता है ना। भाई आपने जो पढ़ा था पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो क्यों लाया गया? वो भी तो ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो ना, उससे आपको पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है आपको? जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसको भी साथ में रखना है, और जो आपकी जो मॉडर्न जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका भी यूज करना है। मतलब देखो इफ द people are able to contribute their local resources and practices into the process of change, the development becomes not only sustainable but also get accelerated। देखो मतलब अगर लोग क्या अपने जो लोकल रिसोर्सेज है, अपने लोकल जो उनका देखो, तो पहले के जो देखो वाटर है, पहले कैसे कंजर्व करते थे? पहले भी तो ये कुएं हैं, बावड़ी हैं, तालाब है, ये भी तो वाटर कंजर्वेशन के रिसोर्स वो थे ना, तरीके। तो जो अगर आप पुरानी आप पहले देख, आज की तरह जो आप तो जो एग्रीकल्चर करते हैं लोग, तो उसके बीज आते हैं, सीड्स आते हैं मंडी से आते हैं या बाहर से लाते हैं कंपनी में। पर पहले तो बीज को आपने देखा होगा ना गाँव में, तो सब्जियों के बीज और कैसे सुरक्षित रखे जाते थे, तो राख में मिला के रेसे, मतलब वो एक लोकल नॉलेज था ना लोगों का। अगर आप आज तो उस लोकल नॉलेज को यूज किया जाए तो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी ना, पीछे तो जाएगी नहीं। तो अगर हम लोकल रिसोर्सेज को, जो प्रैक्टिस है पुराने टाइम से चली आ रही है, उनको यूज करें, तो जो आपकी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल भी होगी, उसको गति भी मिलेगी। पहले जब खेतों में क्या करते थे, गोबर की खाद यूज करते थे ना, कितना खेत खराब नहीं होते थे ना आपकी जो सोयल। बट अब क्या हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो ज़मीन है खराब हो रही है ना, बंजर में बंजर लैंड में कन्वर्ट हो रही है ना। आप ये 30 से 40 ईयर अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो, बट उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी।
लोग होते क्या करते हैं, खेतों से जो आपके लैंड एरिया है वहाँ से ये जो होते हैं वीड्स, खरपतवार कहते हैं, उनको नष्ट करने के लिए दवाई का यूज करते हैं। मतलब यार आप कोई केमिकल यूज करोगे आप वीड्स को नष्ट करने के लिए, तो आपकी जो फसल है उसको भी तो नुकसान होगा ना उससे। यस जो सर। जो भाई आप थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ना क्रॉप को। यस सर। जिससे आप बीमार हो जाते हो, आप दवाई गोली लेते हो किसी भी आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस, तो उससे आपके शरीर को भी तो नुकसान होता है। इन पर मजबूरी में लेनी पड़ती है ना आपको दवाई। कितने दिन ले सकता है कोई भी इंसान, अगर लंबे टाइम तक आपने टेबलेट वगैरह लोगे तो नुकसान होगा ना। यस सर। तो वैसा ही हुआ उसका हाल है। देखो, कंबाइंड ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज, अगर आप आपकी परंपरागत और वैज्ञानिक ज्ञान को एक साथ उन दोनों को मिक्स करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी नॉलेज, सामुदायिक ज्ञान कहते हैं उसको। ठीक है। मूविंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेनी एरिया विल रिक्वायर कम्युनिटी। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है ना, तो उसके लिए कम्युनिटी ज्ञान की, सामुदायिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो आपके इंडिजिनियस नॉलेज इज आल्सो पोटेंशियल सोर्स फॉर द कंजर्वेशन बाय, जो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी की रक्षा, तभी तो कहते हैं ना लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम कोई भी देखो संरक्षण की गतिविधि अपनाते हैं या कोई भी बात होती है तो क्या कहते हैं हम, उसमें एक पॉइंट क्या आता है, बताइए। लोकल पीपल की भागीदारी। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो लोकल नॉलेज होता है ना। ठीक है। देखो, यस सर। और ये जो आपके जो सिग्निफिकेंट ट्रेडिशनल नॉलेज का जो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया थ्रो, देखो ये नेशनल आयुष मिशन है ना, सरकार ने चला रखा है ना। इसमें क्या महत्व है, इसमें जो आपकी जो आयुर्वेदिक दवाई वो है आपके ज्ञान है उसको, और इसके अलावा आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी है, दोनों में इसमें भी क्या है, जो परंपरा ज्ञान उसको डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है। और इसके अलावा ये नेशनल आयुष मिशन है, जो आपकी परंपरागत उन पर फोकस करता है ये भी। ठीक है, चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या क्या ग्लोबल इश्यू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो बाधा है मतलब, देखो एक तो सबसे बड़ा है आपका इनइक्विटेबल ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, नॉर्थ साउथ डिवाइड। क्या है नॉर्थ साउथ डिवाइड, बताइए। बताइए, पॉलिटिकल स्टूडेंट हो कोई तो बताइए नॉर्थ साउथ डिवाइड मतलब आपने क्या पढ़ा, अब तक पढ़ा है कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है? बताइए, बिना पढ़े थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है ये? सर रिसोर्स के आधार पे डिवाइड नहीं, साउथ में ज़्यादा रिसोर्स है। नहीं, गलत। सर, हाँ बताओ इससे बताओ। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, जैसे नॉर्थ में थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर कम डेवलपमेंट होता है, साउथ में। नहीं 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 नहीं, और बताइए, कोई बता सकता। सर ग्लोबल लेवल पे नॉर्थ और साउथ इंटीग्रेशन होने की बेसिस पे आवाज़ नहीं आ रही डेवलपमेंट आपके होता साथ। है। सर ग्लोबल लेवल पे नॉर्थ साउथ को इंटीग्रेशन होने की बेसिस पे डेवलपमेंट। यस। तो नॉर्थ में कौन को, मतलब कौन सा इलाका नॉर्थ में मानते हो आप? सर यही तो हिंदी में मालूम नहीं होगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि नॉर्थ में कौन सा इलाका है और साउथ में कौन सा इलाका है। नॉर्थ डेवलप ज़्यादा है कि साउथ ज़्यादा है? सर नॉर्थ में सर। साउथ साउथ। नहीं नहीं, गलत।
ये गलत है ना। देखो जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, नॉर्थ में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना वो सब नॉर्थ में आते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना वो किस में आते हैं, साउथ में। तो यस, तो ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन से कंट्री आते हैं बताइए। देखो आपका नदर्न अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब तो क्या है, ग्लोबल नॉर्थ है मतलब। यस, और जो साउथ में कौन कौन से देश आते हैं ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन सी, एशिया के देश, मतलब इसमें इजराइल, जापान ये शामिल नहीं। इसके अलावा ओशियनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ के ये सब देश किस में आते हैं, किस में आते हैं, ग्लोबल साउथ में। ठीक है, तो ये दोनों के बीच विभाजन, जो डेवलप कंट्री है वो नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्री है या अल्प विकसित देश है, लीस्ट डेवलप, वो किस में आते हैं, डेवलपिंग कंट्री, वो किस में आते हैं, ग्लोबल साउथ में। तो क्लियर हो गया ये, क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया जो विश्व में जो आर्थिक वृद्धि का समान वितरण है। दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्पाइट माउंटिंग एफर्ट्स ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। हम हमारी जैव विविधता खोते जा रहे हैं, वन कई जगह कम होते जा रहे हैं, कई जीव जंतु खत्म हो गए ना। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना। अगर क्लाइमेट चेंज का समाधान करना है तो हम लोकल लेवल पे थोड़ी ना समाधान कर सकते हैं। बताओ, क्लाइमेट चेंज अगर भारत चाहिए अकेला, इंडिया तो कर सकता है क्या, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है इंडिया? तो ये अब सब मिलके ही तो वर्क करेंगे। ग्लोबल प्रॉब्लम में तो ग्लोबल प्रॉब्लम का समाधान तो सब मिलके ही कर सकते हैं ना, अकेला व्यक्ति थोड़ी ना कर पाएगा उसका समाधान। बताओ, इसके अलावा देखो, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज को मुद्दा उसको देखना, टैकल करना, और फोस्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समपोषणीय विकास को मजबूत करना, टू आर म्यूचुअली, मतलब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मतलब अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस रखना है तो आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा। मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना। अगला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, आईपीआर कभी पढ़ा हो तो बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया हो कुछ बताइए। पता नहीं है आपको आईपीआर क्या होता है? आईपीआर होता है ना, कोई भी व्यक्ति किसी का आविष्कार करता है। मतलब देखो एक बात बताओ, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है बताओ। सर डिस्कवरी एग्जिस्टिंग चीज को खोजना होता है, और इन्वेंशन मतलब किसी नई चीज को, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग चीज को डेवलप करना होता यस, एक्सीलेंट। देखो डिस्कवरी क्या होती है कि वो कोई चीज़ वो पहले मौजूद है, मतलब आप उसकी खोज कर रहे हो। मतलब जैसे आपने किसी, मान लो वास्को डिगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, या आपने कोई
पेड़ है उसकी खोज की, तो वो तो होगी डिस्कवरी। बोलो वो पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है, आपने उसकी खोज की। इन्वेंशन क्या होता है कि आप उसका नई चीज़ बनाते हो, डेवलप करते हो। जितने भी आविष्कार हुए ना ये सब, ये इन्वेंशन। मतलब आपने जैसे बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने मोबाइल का आविष्कार, ये है इन्वेंशन। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन, ये समझ आइए डिफरेंस क्या क्या है इनमें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं कि आप कोई भी इनोवेशन करते हो, आप किसी का मतलब आविष्कार कर रहे हो, इन्वेंशन है, तो उसमें आप अगर आप मेहनत करते हो तो आपको जो आपके राइट होने चाहिए ना। आपने आविष्कार कर दिया, आपने मेहनत लगी आपकी, बट कोई दूसरे उसकी नकली डुप्लीकेट बना के वो बेच रहा है, तो आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला ना। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो फिर तो कोई कोई मेहनत नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग। क्यों करेगा? क्योंकि अगर तो ये होता है कि आपके जो आपने जो आपकी जो माइंड का क्रिएशन है ना, उस पर आपका अधिकार, वो आपकी प्रॉपर्टी, मतलब वो आपके बिना, या आप जब तक दूसरे को अलाउ नहीं करोगे तब तक आप वो उसका यूज़ नहीं ले सकते उस टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। क्योंकि वो आपके माइंड की क्रिएशन है, तो आपने उसको क्रिएट किया तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका अधिकार रहेगा उस पर। ठीक है यार, कोई बुक्स लिखता है तो उस पर लिखता है ना कॉपीराइट्स, उसकी परमिशन के बिना उस बुक्स का कोई भी अंश छाप नहीं सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो क्या? तो वो उसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ ना वो। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही है ना। सर ये राइट्स वैक्सीन्स पे भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, वैक्सीन सब पे, मतलब सब जितने भी होते हैं सब पे। ठीक है, अगर आप ये अधिकार दोगे नहीं तो फिर वैक्सीन कौन बनाएगी? कोई कंपनी क्यों मेहनत करेगी बताइए? समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो हमें क्या करना है, देखो इसके रिगार्डिंग देर इज नीड फॉर ए वेलफेयर। हमको गरीबों को भी सुविधा मिले, पुअर मतलब जो अमीर है गरीब, उसके लिए क्या है, जो अफोर्डेबल, मतलब जो इनोवेशन का रिजल्ट है ना, उसके लिए एक अफोर्डेबल प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं उनका उसका फ़ायदा पैसों वालों को मिले, इस टाइप की प्रोसेस हो ताकि गरीबों तक भी उस टेक्नोलॉजी की पहुँचे, उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। मतलब ये होता है इंटेलेक्चुअल। ये नहीं किसी कंपनी ने दवाई बना दी, उसको इतनी महंगी रख दी उसकी कीमत, तो वो गरीब तो उसको खरीद ही ना सके। मतलब तो वो पैसे वाले उसका यूज़ कर सकते। तो हमको दवाई की कीमत इस टाइप से फिक्स करनी है, ये सरकार कुछ करे उसमें, ताकि जो वो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसका गरीब को भी लाभ मिले। मतलब ये नहीं पैसे वाले उसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है। यस अब जैसे यार कोई टेक्नोलॉजी आई है जल को शुद्ध करने की है, वाटर प्यूरिफाई, वो बहुत महंगी आती है। तो उसको महंगी अगर टेक्नोलॉजी होगी तो पैसे वाले लोग इसको फ़ायदा उठा पाएंगे ना, गरीबों को नहीं मिल पाएगा ना उसका बेनिफिट। तो फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोशल इंक्लूशन तो हो ही नहीं रहा उसमें। तो ये जो भी आपकी इस टाइप के आविष्कार होते हैं ना, उनमें सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो भी इनोवेशन है उनके सब तक पहुंच और सबको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है। ये सब बाधाएं हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इन मुद्दों का समाधान करके ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये इश्यू है ग्लोबल, ये तो ग्लोबल इश्यू हो गया, पूरे देश, पूरे दुनिया के सभी देशों में ये प्रॉब्लम है। और लोकल लेवल पे देखो इस टाइप की प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वनों का काटना, वनोन्मूलन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स, मतलब मरुस्थलीकरण और सूखा, फ्लड है, बाढ़ है, सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन और द राइज इन द समुद्री जल स्तर में वृद्धि। मतलब तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये लोकल लेवल के इश्यू हैं। ठीक है। डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स,
फ्लड्स एंड सोइल इरोजन एंड द राइज इन सी लेवल, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। तो बताइए आज की क्लास समझ आया नहीं आया बताओ। फायदा मिला ना बोलने से, देखो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला ना, कॉन्फिडेंस आया ना आप लोगों को। बोला करो आप, देखो आप कल को आईएएस बनोगे, जिला संभालोगे, कितने लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, कभी सांसद आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी विधायक आ रहा है, कितने लोगों से आपको पाला पड़ेगा। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कल को आपको 2-3 साल पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छा पद मिलेगा, तो आप सबको वर्क करना। आपको कितने फ़ोन आएंगे, सबसे तरीके से बात करना। बिल्कुल, तो धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे बोलोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। यस सर। तो पढ़िए, मेहनत करिए, पक्का सिलेक्शन होगा आप लोगों का। लिखिए बस। ठीक है, और बताइए कोई आपकी सलाह सुझाव हो तो फिर, और किसी को कुछ बोलना है। क्वेश्चन आंसर लिखा करो यार पर। बताइए। चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।